कोई भयानक आवाज़ भी एक माँ के अपने बेटे को खोने के दर्द भरी चिल्लाने की आवाज़ से कम ही होगी, और वो भी मध्य रात्रि के बीच में। हमारे पड़ोस के एक लड़की की मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, पर लोगों का तो कुछ और ही कहना था। मैरी, जो कि उसकी माँ थी, वह बहुत ही हेल्पफुल महिला थी, जो सबकी हेल्प करती थी जब भी किसी को उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा वह एक सिंगल मदर थी, जो अपने बेटे एल्ड्रिच की देखभाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी और कभी भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देती थी। और इसके दूसरी ओर एल्ड्रिच भी बहुत ही अच्छा बच्चा था, जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छा था। और एल्ड्रिच की अचानक मौत से हमारी पूरी कॉलोनी भी काफ़ी दुखी हो गई थी। एल्ड्रिच के मौत के बाद उसकी मां ने भी बाहर निकलना लगभग बंद ही कर दिया था, और उसके कुछ दिन बाद जब हमें थोड़ा शक हुआ और हमने पुलिस को यह सब बताया, तो इसी बीच पुलिस उसके घर में घुसकर जो देखती है वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ थी। दरअसल उन्हें वहाँ कुछ खून के धब्बों के अलावा कहीं भी मैरी नहीं मिली, और इसके बाद पूरा एरिया, फिर पूरा शहर खोज लेने के बाद भी मैरी का नामो निशान नहीं मिला। और फिर पुलिस ने कोई भी क्लू ना मिलने के कारण कुछ दिन बाद यह केस बंद कर दिया। पर गायब होने से कुछ दिन पहले मैरी ने उस रात की घटना मुझे पूरी बताई थी, जिस रात उसके बेटे की मौत हुई थी। तो वह बताती है कि उस रात एल्ड्रिच सोफे में बैठकर एक मूवी देख रहा था और मैरी अपने ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रही थी, और इसी कड़ी में एल्ड्रिच उस मूवी का 1/3 भाग देख चुका था। सब सामान्य ही था कि तभी एल्ड्रिच के मदद के लिए चीखने की आवाज़ मैरी को आती है। मैरी चेयर से हड़बड़ाते हुए एल्ड्रिच के कमरे में जाकर देखती है कि आखिर हुआ क्या। तो उस कमरे में जाने के बाद जब एल्ड्रिच से मैरी पूछती है कि क्या हुआ, तो एल्ड्रिच धीमी दबी हुई आवाज़ में बोलता है कि उसने टीवी में किसी आदमी को देखा। उस समय टीवी पर केवल स्टैटिक आ रहा था, मतलब वह मूवी शायद ख़त्म हो चुकी थी या फिर दूसरी मूवी शुरू होने वाली थी। और एल्ड्रिच इसी बीच रोने लगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और इसी में मैरी जब टीवी में देखती है तो उसे स्टैटिक के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, और वो यह सोचने लगती है कि शायद एल्ड्रिच ने उस मूवी में कोई डरावना सीन देख लिया होगा, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर गया होगा। और एल्ड्रिच को वह समझाने लगी कि यह कोई सपना होगा, पर एल्ड्रिच लगातार बोले जा रहा था कि वह असली है, वह टीवी वाला आदमी, वह बहुत बुरा है। पर मैरी उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, डरो मत, अब तुम सो जाओ। और यह सब कहकर और समझाकर मैरी आखिरकार एल्ड्रिच को थोड़ा शांत करने में कामयाब हो जाती है, और फिर एल्ड्रिच को अपने बेडरूम में सुलाकर मैरी अपने रूम की ओर जाने लगती है। अपने रूम में जाने से पहले मैरी जैसे ही टीवी बंद करने के लिए रुकी कि तभी उसने एक आदमी की परछाई को टीवी पर देखा, जो कि मैरी को ही घूर रहा था और धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैरी की नींद खुल गई। वह समय था रात के 12 बजे, सब कुछ एकदम शांत, और उसी बीच मैरी किचन की ओर जाने लगी कि तभी मैरी ने एल्ड्रिच के कमरे का दरवाज़ा खुला देखा, और यह सोचकर कि एल्ड्रिच ठीक तो है या उसे कोई बुरा सपना तो नहीं आया, वह एल्ड्रिच के कमरे में जाती है। तब पहली झलक में तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, पर जब मैरी ने थोड़ा गौर से देखा तो उसे पता चला कि एल्ड्रिच थोड़ा अजीब तरीके से सोया हुआ था, ऐसा जैसे कि वह बेड से गिरा हो। उसकी पीठ एकदम एग्जैक्ट बेड पर ही थी, पर उसका पैर पूरी तरीके से मुड़ा हुआ था। और जब मैरी कमरे के थोड़ा अंदर जाकर डिम लाइट में एल्ड्रिच को देखती है तो उसका कलेजा जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। एल्ड्रिच की आंखें खुली थी, उसकी आंखों में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, वह एक ही जगह पर पड़ा हुआ था। और एल्ड्रिच के एकदम सामने जाकर मैरी देखती है कि एल्ड्रिच की पीठ की पूरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और उसके हाथ और पाँव की एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जो कि साबुत बची थी। एल्ड्रिच कुछ देर पहले ही मर चुका था। उस मासूम से बच्चे को
किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। एल्ड्रिच का यह हश्र देखकर मैरी जैसे सदमे में चली गई हो। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रो रो कर तो जैसे वह अधमरी हो चुकी थी। और उसके बाद एम्बुलेंस और पैरामेडिक की टीम वहां आकर एल्ड्रिच के बॉडी को ले जाती है। और इसके बाद कुछ दिनों तक कई डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मैरी के घर में इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। और इसी में मैरी जो कुछ भी जानती थी सब उसने उनको बता दिया। यह भी कि उसने उस टीवी के स्टैटिक पर उस इंसान को देखा था। क्योंकि मैरी का यह मानना था कि यह कोई विश्वास करे या ना करे, पर यह रहस्यमय घटना बिल्कुल सच है। और यही सब घटना मैरी ने मुझे उसके गायब होने से पहले बताया था। पता नहीं क्यों, पर उसने यह सब मुझे बोला। और उसके मन में उस समय क्या चल रहा होगा पता नहीं, पर इसके बाद उसे कहीं भी खोजा नहीं जा सका। उसके घर में कुछ खून के धब्बों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और यही नहीं, वह खून जिसका भी था वह शायद ही जिंदा बचा हो, क्योंकि वहाँ खून इतना सारा था कि वह जिस किसी का भी हो खून की कमी से मर गया होगा। पुलिस को कहीं भी किसी की लाश नहीं मिली। और इसके बाद तो जैसे पूरे शहर में यह घटना की बात फैल गई हो। और कुछ ही दिनों में यह एक अर्बन लेजेंड बन गया। सब लोग केवल टीवी वाले उस इंसान के बारे में बात करते थे। और यही नहीं, लोग तो करीब रात के 12 बजे से पहले अपना टीवी बंद करके सो जाया करते थे। और कोई भी गलती से भी सोफे में रात को 12 बजे के बाद मूवी या टीवी नहीं देखा करता था, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी वह हश्र होगा जो कि एल्ड्रिच के साथ हुआ था। और धीरे धीरे समय बीतता गया। कब दिन से महीने और महीने से साल बीत गए पता ही नहीं चला। सब लोग धीरे धीरे यह घटना भूलने भी लगे थे कि इसी बीच एक रात मेरी वाइफ भूल के कारण एक मूवी देखते हुए सोफे में सो गई और उसी समय करीब 12 ही बजे हुए होंगे। मैं तभी अपने ड्यूटी से अपने घर आया ही था कि मुझे मेरी वाइफ एलिसा के रूम से टीवी के स्टैटिक की साउंड सुनाई दी और वह रूम भी पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं काफ़ी डर गया और इसी डर के कारण मैं ज़ोर ज़ोर से एलिसा को चिल्लाने लगा, एलिसा क्या तुम यहाँ हो? और दौड़ते हुए उसके रूम में घुस गया। और वहाँ उस समय रूम का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी डर गया, क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। दरअसल मैंने वहाँ देखा वह रूम पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था और टीवी पर स्टैटिक आ रही थी। और उसी स्टैटिक में मैंने एक इंसान की परछाई को साफ साफ नोटिस किया। और उस रूम में और अंदर घुसते ही वह परछाई टीवी से अचानक गायब हो गई और वही सोफे में मेरी वाइफ सोई हुई थी। मेरे वहाँ इस तरीके से जाते ही वह हड़बड़ा कर उठ गई और मुझसे पूछने लगी क्या हुआ। मैंने उसे डरते हुए कहा, क्या किया तुमने? फिर वह मुझसे भी ज़्यादा डरते हुए मुझे कहने लगी, मैं तो मूवी देख रही थी कि तभी मेरी आँख यहीं लग गई। मैं अब धीरे धीरे पूरी तरीके से समझ गया था कि मैरी ने मुझे जो कुछ भी कहा था वो सच था। और इसी बीच मैं एलिसा को लेकर अपने रूम में पहुंच गया और एलिसा को बेड के नीचे छुपाकर मैं दूसरे कमरे से मेरे डैड का गन लेकर वहां आया और एलिसा को कमरा बंद करने को कहा। और इसके बाद मैं किसी को ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कोई घुस आया है और वही यह सब चीज़ कर रहा है। और मैंने इसी बीच एलिसा को पुलिस को भी कॉल करने को बोल दिया था। और इसी में मैं हमारे हर रूम में जा जाकर चेक करता हूँ कि कोई हमारे रूम में है तो नहीं। मुझे अब एल्ड्रिच की माँ की कही हुई हर बात याद आ रही थी जो कि उस दिन एल्ड्रिच के साथ घटी थी। और यह सब मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, पर वो आवाज़ काफ़ी डिस्टॉर्टेड थी। मैंने सोचा कि शायद ये किसी रेडियो की आवाज़ है, पर हमारे घर में तो रेडियो था ही नहीं। और इसी बीच उस साउंड को ढूंढते ढूंढते मैं उस रूम में चला गया जहाँ कुछ देर पहले ही एलिसा बैठी हुई थी और वही टीवी भी था, पर वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब मैंने उस साउंड को और ध्यान से सुना तो मुझे वो साउंड बेसमेंट की ओर से आता सुनाई दिया। अब मुझे याद आया कि वहाँ तो मेरे डैड का बहुत पुराना टीवी पड़ा हुआ था, पर वो तो डिस्कनेक्ट और टूटा हुआ था, वह कैसे चल सकता था। और यह सब सोचते सोचते ही मैं उस ओर जाने लगा,
वह रूम पूरे अंधेरे में ढका हुआ था और जैसे ही मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर रहा था, वह आवाज़ भी अब और तेज़ होता जा रहा था और नीचे की ओर जाते जाते वहाँ मुझे एक हल्का सा सफ़ेद लाइट भी दिखा और इसी में मैं समझ गया कि हो न हो यह शायद टीवी की स्टैटिक की लाइट है। पर यह कैसे पॉसिबल था? मतलब प्लग ना होते हुए भी वह टीवी कैसे चल सकती थी? और इसी कड़ी में मैंने सीढ़ियों से कूदते हुए अपने गन को उस लाइट की ओर तान दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा। पर वहाँ कोई भी नहीं था, सिवाय एक खराब हो चुके टूटे टीवी के। और तभी मैंने उसको देखा। टीवी के स्टैटिक के अंदर एकदम साफ साफ एक कट का निशान गाल में, जबड़ा 180 डिग्री तक खुला हुआ। वह कुछ फुसफुसा रहा था, पता नहीं क्या। पर हाँ, उसका आखिरी शब्द गायब होने से पहले था, सैक्रिफाइस। और उसके टीवी से गायब होते ही मैंने पुलिस वैन की सायरन की आवाज़ सुनी और सायरन की आवाज़ आते ही मैं दौड़ते हुए पुलिस के पास बाहर की ओर चला गया। बाहर करीब 2 डज़न पुलिस की कार आ रखी थी और तभी उन्हीं में से एक पुलिस ने मेरे पास आकर कहा कि आपके वाइफ ने हमें फ़ोन किया था, शायद उनकी जान को खतरा है। तब मैंने ही उनको कहा कि अब वो ठीक है, क्योंकि वह अपने कमरे में है और दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो पुलिस ने भी मुझे कहा, क्या हम आपके वाइफ से मिल सकते हैं? तो मैं उन्हें अपने साथ उस कमरे में ले आया जहाँ मेरी वाइफ थी और अपने वाइफ को बुलाने लगा, पर पता नहीं क्यों वह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जब बहुत देर तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर जो हम सब ने देखा वह सबके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरी पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी। मेरी वाइफ, मेरी एलिसा वहीं बेड पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा जबड़ा 180 डिग्री खुला हुआ था। उसकी गर्दन और उसके पूरे शरीर की पूरी हड्डियाँ पूरी तरीके से तहस-नहस हो रखी थी। और उसी रात हमारे शहर में करीब 15 और लोगों की ऐसे ही सेम तरीके से मौत हुई थी और उन सब के रिलेटिव्स का भी ऐसा ही कहना था कि यह उस टीवी के स्टैटिक वाले आदमी ने उनका मर्डर किया था। पर जो भी हो, मेरी तो पूरी ज़िंदगी उजड़ ही चुकी है। मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की, पर मैं रुक गया, क्योंकि मुझे उसे ढूंढना है जिसने मेरे वाइफ को मारा था। क्योंकि पुलिस ने यह सब केस बंद कर दिया था। पता नहीं आगे क्या होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रिचर्ड सैक्सन की यह स्टोरी, जिनके अनुसार यह सब घटना न केवल उनके बल्कि और भी कई लोगों के साथ 2011-12 में घटी थी, पर सरकार द्वारा इसे छुपा दिया गया। और दोस्तों, उनके अनुसार इन्हीं सब कारणों से यूएसए में 2011-12 में यूएसए के प्रशासन द्वारा तुरंत ही एंटेना टीवी को हटाकर डिजिटल और सैटेलाइट टीवी कनेक्शन को लागू करके सिग्नल और एंटेना टीवी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या ये सच है या नहीं, पर हाँ, हमारे द्वारा थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद हमें कई आर्टिकल्स में यह पता चला कि 2011-12 में सच में यूएसए गवर्नमेंट द्वारा सैटेलाइट और सेट टॉप बॉक्स टीवी पर ज़्यादा फोकस करके हर घर में इसे जल्दी से जल्दी लागू कर दिया गया था। और यह है उसमें से एक वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।